हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी आज 12 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया है किसका? जीआईसी लेक्चरर का। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर के 1516 पदों का नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखेंगे, एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे आपको क्या करना है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, सबके बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहें और फॉर्म आपको अप्लाई करना है, तो आपको सीधे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन सारे रोल होते हुए दिखेंगे। या तो इसमें आप पहला वाला क्लिक करिए, दो नोटिफिकेशन इसमें आपको इस समय दिख रहे हैं। एक आपका जीआईसी लेक्चरर का है और एलटी ग्रेड का है। ठीक है, यहां से आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका यही वाला पेज खुल के आएगा। आप यहाँ जीआईसी लेक्चरर पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर वर्तमान में आपके दो फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक आपका एलटी ग्रेड का है और दूसरा आपका जो आज शुरू हुआ है जीआईसी लेक्चरर का। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन, इसका एडवर्टीजमेंट आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके अलावा आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे और आप अप्लाई कर लेंगे। फिर भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, देखिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको फुल जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ओटीआर की जरूरत पड़ेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप यहीं से वेबसाइट से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो अभी आप कर लीजिए। 3 दिन बाद, आप 72 घंटे के बाद आपको ओटीआर नंबर मिलेगा, तब आप जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके नोटिफिकेशन पे यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रवक्ता की भर्ती जो आई है, पुरुष महिला दोनों में आई है, और इनकी वैकेंसी ये कहां पर रखे जाते हैं ये आप समझ लीजिए एक बार। एक आपका होता है पीजीटी, ठीक है, और ये आपका है एलटी लेक्चरर। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा, पीजीटी एडेड में रखे जाते हैं और ये वाले जो है वो राजकीय में रखे जाएंगे 11th और 12th को पढ़ाने के लिए। 9th और 10th के लिए एलटी ग्रेड वाले होते हैं, 11th और 12th के लिए आपके कौन से होंगे? ये आपके लेक्चरार होंगे, इसमें जीआईसी लेक्चरार। ठीक है, अब इसके अगर हम डेट की बात करें तो आज आपकी 12 अगस्त से जो है ये भरी जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा, और आपका जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 12 सितंबर होगी, मतलब कि 1 महीने का पूरा आपको टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें कि आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान के लिए अगर अंतिम तिथि देखा जाए तो 19 सितंबर आपकी लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली है। तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो। और ओटीआर आप जाकर के अगर नहीं किया आपने तो अभी कर लीजिए। अगर आपने एक बार कभी भी ओटीआर किया है तो वही ओटीआर आपका यहाँ पर भी काम आएगा। आपको बार बार ओटीआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार आपने यूपीपीएससी की वेबसाइट पर ओटीआर लॉगिन कर दिया तो फिर दोबारा आपको कभी भी ओटीआर की जरूरत, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही एक ही ओटीआर नंबर आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं फीस की अगर बात करें तो फीस कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात करें यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें कि कितने पद कहां पर हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने, हमने बताया कि आपको टोटल 1516 पद यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 कैटेगरी में आपको पद यहां पर मिलेंगे। पहली जो कैटेगरी है वो आपकी है प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज में। पहली कैटेगरी आपकी कहां? राजकीय इंटर कॉलेज में, जिसमें 1471 पद हैं। पुरुष के कितने हैं? 777 और महिला के 694 पद हैं। दूसरा जो आपका आता है वो प्रवक्ता पद के लिए स्पर्श दृष्टिबाधित, जो स्पर्श विद्यालय हैं जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए राजकीय इंटर कॉलेज जो है उसमें कितने पद हैं? उसमें पद हैं 45 पद हैं। और प्राध्यापक जो उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय के हैं उनमें आपके 2 पद हैं। अगर आप इन सभी को मिलाएंगे तो आपके 1516 पद यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये टोटल वैकेंसी है। अगर हम इनके जो है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में पुरुष वर्ग में जो है 100 पोस्ट आई हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहां पर डिवीजन इसका विभाजन दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो 41 पद है, पुरुष की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, इतिहास विषय की बात करें तो 41 पद हैं, उर्दू में 27 हैं, गणित में आपके 94 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 86 पद हैं, रसायन विज्ञान में 85 है, जीव विज्ञान में आपके 73 है। अभी हम एक एक विषय का कॉम्बिनेशन भी आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आपके भूगोल में 38 पद हैं, संस्कृत में आपके 36 है, नागरिक शास्त्र में 51 पद हैं,
समाज शास्त्र में 23 है, हिंदी में 82 है और टोटल आपके 777 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, कितने भाई? 777। सबसे ज्यादा आपका अंग्रेजी में है, उसके बाद आपके पास गणित में यहाँ पर पद आपके पुरुष वर्ग में दिए गए हैं। ठीक है, महिला वर्ग की बात करें, देखिए ये अगर आपको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, स्टडीशाला 2 पॉइंट ऑफिशियल। वहां पर ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहां पर विस्तृत नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा, चाहे आप इसमें से देख सकते हैं चाहे वहां जाकर के जो आपका नोटिफिकेशन वेबसाइट वाला है उसमें देख सकते हैं, दोनों वहां पर पीडीएफ अभी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है भाई, तो आप इसे ज्वाइन करके वहां जा सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, दोनों जगह से आप कहीं से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। महिला के पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी में महिला में 84 है, अर्थशास्त्र में 36 है, इतिहास में 34 है, उर्दू की बात करें तो 13 है, गणित में 28 है, सबसे ज्यादा भौतिक विज्ञान में 104 पद है, रसायन विज्ञान में 62 पद है, जीव विज्ञान में 73 है, भूगोल में 26 है, संस्कृत में 56 है, नागरिक शास्त्र में 54 है, समाज शास्त्र में 44 है, हिंदी में 80 पद हैं और कुल पद कितने हैं? 694। लगभग ज्यादा अंतर अब की बार नहीं किया गया है, लगभग 80 पदों का अंतर है पुरुष और महिला में। ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर है? ओके है, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यहां पर यह दिया गया है कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण या आयु में छूट नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाजुला के ये है कि जो भारत के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा, उन्हीं को उम्र में छूट दी जाएगी, बाकी किसी को यहाँ पर जो अदर स्टेट के होंगे उनको छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखें। जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मतलब आप किसी कैटेगरी में आते हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता पक्ष का होगा। पिता पक्ष का मतलब ये होगा कि अगर आपकी शादी हो गई है तब भी आपके जो है मायके पक्ष का ही होना चाहिए, मतलब आपके पिता के पक्ष का होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके है। जिस कास्ट के आपके फादर हैं उसी के आधार पर ये बनेगा, क्योंकि होता यह है पिता पक्ष का क्यों मांगा जाता है? मान लीजिए किसी महिला या लड़की की शादी जो है वो किसी पुरुष से हो रही है लेकिन अदर कास्ट में हो रही है, ठीक है, तो अदर कास्ट में जाने से ऐसा तो है नहीं कि कास्ट बदल जाएगी, इसीलिए पिता के पक्ष का मांगा जाता है। तो महिला होने की स्थिति में जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो किस साइड का होगा? पिता के पक्ष का होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आपने एक ही आरक्षित श्रेणी में, देखिए एक से अधिक आरक्षित श्रेणी में अगर आप लाभ का दावा करते हैं आरक्षण के लाभ का, तो जो सबसे ज्यादा लाभकारी होगा वही आपको दिया जाएगा, आप 2 आरक्षण नहीं ले सकते। ठीक है, ओके भाई, आगे चलें। वैवाहिक स्थिति की बात करें कि देखिए ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी है या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पति हैं, ठीक है, वे पात्र नहीं होंगे। ओके भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे अगर हम बात करें कि किस पद के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हमारा है प्रवक्ता पुरुष महिला के लिए कौन कौन से विषय हैं? समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। ये आपके जितने विषय हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विषयों के लिए आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा कि इसमें आपके संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप समाज शास्त्र से भरना चाहते हैं तो समाज शास्त्र से आपका पीजी होना चाहिए, आप भूगोल से भरना चाहते हैं तो आपका भूगोल में पीजी होना चाहिए, मतलब जिस विषय से आप भरना चाहते हैं उसमें आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि बीएड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इतिहास विषय की, इतिहास विषय के लिए क्या कहा गया है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि, किसी में भी एक में अगर स्नातकोत्तर की उपाधि आपका पीजी है तो आप इतिहास विषय में फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान वाले में बात करें तो जीव विज्ञान में देखिए भाई एलटी ग्रेड में यही कॉम्बिनेशन रहा है और यहां पर भी यही हो रहा है। एलटी ग्रेड में तो आपका वो सब
ईयर वाला कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया है, लेकिन यहां पर आपको ईयर का कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर क्या कहा गया है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, ठीक है, आपका किसमें वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में आपका क्या होना चाहिए भाई, जूलॉजी या बॉटनी में आपका पीजी होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड भी अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदी की बात करें, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए हिंदी में आपका क्या होना चाहिए भाई, हिंदी विषय के साथ आपका पीजी होना चाहिए। मतलब आप एमए कर रहे हैं तो हिंदी विषय के साथ आपका एमए होना चाहिए, उसके साथ में आपका संस्कृत विषय के साथ स्नातक भी होना चाहिए। मतलब आपका जो पीजी हो रहा है उसमें हिंदी अनिवार्य है, इसके साथ साथ आपका जो ग्रेजुएशन है, मतलब आपने बीए अगर किया है तो बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य भाई, बीए में संस्कृत, और ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये वाला फॉर्म जीआईसी लेक्चरर का हिंदी विषय के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन इसी एक विषय में यहां पर चाहिए। कैसे चाहिए भाई, हिंदी के लिए आपका पीजी में हिंदी होना चाहिए, ओके है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर क्या ग्रेजुएशन में हिंदी भी होना अनिवार्य है? नहीं, आपका अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत है, हिंदी नहीं है, आपने पीजी कर लिया हिंदी से, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू के लिए क्या है भाई, उर्दू में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए क्या है भाई, संस्कृत के लिए आपका संस्कृत विषय से आपका स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। ये आपका एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम इसकी बात करें कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत ना लिया गया हो। अब यहां पर ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए आपने प्री दिया, ठीक है, प्री दिया, आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं और प्री आपने पास किया ओबीसी में। किसमें पास किया भाई, ओबीसी कैटेगरी में आपने प्री पास कर लिया। अब आप मेंस लिख रहे हैं, ठीक है आप भैया मेंस जब लिख रहे हो तो मेंस में अगर आप ये चाहें, आप मेंस में ये दावा करें कि मैंने जो है इतने नंबर लाए हैं उसमें कि मैं जनरल कैटेगरी में जा सकता हूं, मुझे जनरल कैटेगरी की सीट दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है। अब आपने अगर प्री में आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको मेंस में अब आरक्षण की ही सीट दी जाएगी, आपको जनरल की सीट नहीं दी जाएगी, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए ओबीसी के हैं, प्री आपने जनरल में क्वालिफाई किया, किसमें क्वालिफाई किया भाई, जनरल में, और आप मेंस भी जनरल में क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जनरल की सीट दे दी जाएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा का पैटर्न आपको पता है कि इसमें भी प्री और मेंस होता है। ठीक है, आप जैसे एलटी ग्रेड में हो गया, अब यहां पर प्री और मेंस दोनों जो है आपको पता है अलग अलग हो ही रहे हैं, तो दोनों का हम एक बार यहां पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। आपका जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब टिक लगाने वाला होगा। मेंस जो होगा वो लिखित होगा। ठीक है, मतलब कि उत्तर लिखेंगे, ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होने वाला है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्री का, मतलब प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 120 प्रश्न आएंगे, वैकल्पिक, हाँ चलिए 120 प्रश्न आएंगे। अब ये 120 प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी होंगे। ठीक है भाई, कैसे होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। अब इसमें कितने प्रश्न कहां कहां से आएंगे, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न। वैकल्पिक विषय मतलब जो भी आपका विषय हो, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, ये आपका वैकल्पिक विषय है, यहां से आपके आएंगे 80 प्रश्न। ठीक है, और आपका जो जीएस का पार्ट होगा, कौन सा होगा भाई, जीएस का जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है, यहां से आपके आएंगे कितने प्रश्न भैया, 40 प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें ये 80 प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो ये आपका होगा 200 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर आपके जीएस की बात करें तो ये 40 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे भाई, 100 नंबर के होंगे। इससे ये पता चलता है कि एक प्रश्न कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का है। कितने नंबर का है भाई, एक प्रश्न जो है
वो 2.5 अंक का है। कितने अंक का है भाई? 2.5 अंक का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपके कितने कितने नंबर के हैं? 2.5 नंबर के हैं। 25 नहीं है भैया, 2.5 है। ठीक है ना, एक प्रश्न 2.5 अंक का है। तो आपका जो वैकल्पिक विषय ये आपका 200 नंबर का, और आपका जो जीएस वाला है ये 100 नंबर का, और अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितने नंबर का है? 300 नंबर का। मतलब कि जो आपका प्री है वो 300 नंबर का है। कितना समय मिलेगा भाई? 2 घंटे का आपको टाइम यहां पर मिलेगा। कितने प्रश्न करने के लिए भाई? आपके 120 प्रश्न करने के लिए 2 घंटे का टाइम यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें देख लेते हैं। माइनस मार्किंग को लेकर के क्या बात कही गई है। चलिए पहले आप ये सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा आपका, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से प्रश्न होंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार के प्रश्न होंगे, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। एकदम सामान्य जानकारी चाहिए, बहुत डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देखिए बाकी के आपका ये पूरा सिलेबस आपका जो है ये जीएस का है। ठीक है, और जो आपका 80 नंबर का आ रहा है, 80 प्रश्न आ रहे हैं जो वैकल्पिक विषय के आपके, वो जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी, मेंस जो होगा उसी के पैटर्न पे, मतलब वही आपका पूरा सिलेबस उसमें होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो आपका हो गया यहाँ पर प्री का आपका पार्ट हो गया। ठीक, मतलब कि ये जीएस के आपके कितने प्रश्न होंगे? 40 प्रश्न जो यहां से आएंगे, और यहाँ आपका जो ऑप्शनल वाला है, ठीक है, इसके कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे जो यहां से आएंगे। सिलेबस आप इसका देखेंगे, जो आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वही वाला सिलेबस यहां पर भी होगा। आगे देखते हैं भाई। अब यहां पर देखिए कुछ निगेटिव मार्किंग भी होगी। किसमें होगी? ये आपके प्री में होगी। ठीक है, प्री में आपका निगेटिव मार्किंग भी है भैया। कितना निगेटिव मार्किंग है? तो 1/3। कितना है? 1/3 है। मतलब ये है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया, क्या किया भाई? अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया तो आपका एक प्रश्न का अंक कट जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न जो सही था वो भी आपका चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक प्रश्न जो सही था वो भी आपका कट जाएगा। तो ये आपका माइनस मार्किंग यहां पर है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर मैंने जो है प्रश्न छोड़ दिया, किया ही नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो उसकी कोई बात ही नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर आपके निगेटिव मार्क नहीं चढ़ेंगे। जो आपने गलत किया है, हल किया और गलत हल किया, उसका आपका नकारात्मक निगेटिव जो मार्किंग होती है। ठीक है भाई, ओके है, माइनस मार्किंग यहां पर मिल गया आपको। अब यहां पर बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। कितने भाई? 15 गुना। मान लीजिए किसी विषय में 10 सीट है। कितनी सीट है भाई? 10 सीट है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे? तो 15 गुना मतलब 10 का 15, 150। कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे? 150 अभ्यर्थी होंगे जो मेंस के लिए जाएंगे। ठीक है भाई, कितने होंगे? मेंस के लिए जाएंगे। इसका मतलब जितनी सीट है उसकी 10 गुना सीट के लिए 10 गुना अभ्यर्थी प्री में पास किए जाएंगे। ओके है, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे अगर हम बात करें, यहां पर देखिए कुछ मिनिमम अंक भी चाहिए होंगे आपको। जैसे एक कट ऑफ आपको निर्धारित किया जाएगा कि अगर आप इससे कम पाते हैं तो आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे, भले सीटें भरे या ना भरे। ठीक है, देखिए कम से कम आपको कितना पाना है? कम से कम की अगर हम बात करें तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हैं तो प्री के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे भाई? प्री के लिए आपको चाहिए होंगे 35% अंक। यहां देखिए ध्यान से, प्री के लिए एससी एसटी के लिए कितना प्रतिशत अंक है भाई? 35% अंक कम से कम चाहिए। अगर 35% अंक आप नहीं ला पाते हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, भले ही सीटें भरे या ना भरे। ठीक है, तो ये आपके प्री के लिए 35% अंक है भाई। यहां पर देखिए पहले तो हम प्रारंभिक परीक्षा को देख रहे हैं, तो प्री के लिए देखिए अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो प्री के लिए कम से कम 35% अंक चाहिए। अब 35% अंक प्री के लिए, प्री का पूर्णांक कितना भाई? 300 है। कितना है? 300। 300 का 35% कितना हो जाएगा? 105 अंक। तो अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आप प्री लिख रहे हैं तो प्री में कम से कम आपको 105 अंक तो लाना ही है। अगर आप 104 अंक ले आते हैं तो आप एकदम बाहर हो जाएंगे, भले सीटें खाली रह जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर आप एससी एसटी के अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं
तब आपको कितना अंक चाहिए, तो भाई आपको 40% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? प्री में भी आपको कितना चाहिए? 40% अंक चाहिए, यह ध्यान रखेंगे। दूसरी कैटेगरी से हैं तो 40% मतलब 300 पूर्णांक का 40% आपका 120 नंबर होगा। मतलब आपको मिनिमम 120 नंबर लाने हैं। SC ST वालों को मिनिमम 105 नंबर प्री में लाने हैं। ठीक है, ये आपका मिनिमम कट ऑफ है। आगे अगर हम बात करें मेंस के लिए भी यही है। मेंस के लिए भैया कैसे है? मेंस के लिए देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में भी आपको मिनिमम 35% अंक लाने होंगे जो SC ST के हैं। तो यहां पर मुख्य परीक्षा का पूर्णांक 400 रहेगा, तो 400 का 35% कितना हो जाएगा भाई? 140 नंबर। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा मेंस में कम से कम 140 नंबर आपको लाना है। अगर आप इतना नहीं ला पाते हैं तो भले सीटें खाली रह जाएं, आप उसमें चयनित नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर आप SC ST के अलावा किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको 40% चाहिए होगा, तो 400 का 40% कितना हो जाएगा भाई? 160 अंक। ठीक है भाई, ओके है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए, SC ST के लिए और अदर के लिए। तो अब यहां पर देखिए, SC ST के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? प्री में 105, मेंस में 140। अब आप कहेंगे सर 140 पा गए हम, 140 में हम 150 पा गए, तो अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि आप 150 नंबर पाते हैं, ठीक है, और 155 तक ही आता है कट ऑफ, उतने तक पूरे अभ्यर्थी पूरे हो जा रहे हैं, ऊपर सीट भर गई, तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये तो ये है कि आपको मिनिमम इतना लाना ही लाना है। आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, ये देखिए यहां पर कि चयन जो होगा वो मुख्य या लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर ही होगा। अब यहां पर बात यह है कि जो मेरिट बनेगी भैया, तो वो किसके आधार पर बनेगी? वो मुख्य परीक्षा के आधार पर, मेंस के आधार पर बनेगी। प्री आपका केवल क्वालिफाइंग होगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, वो केवल आप उसके आधार पर मेंस लिखेंगे। जो आपका चयन होगा, फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट बनेगी, वो मेंस के आधार पर ही बनने वाली है। आगे देखिए, चलिए आगे अगर हम बात करें प्री का, तो हमने देख लिया भाई, ठीक है ना। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे। 80 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट का होगा, 40 नंबर आपका GS का आएगा। ओके है, टोटल 300 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग भी वहां पर है। मेंस की अगर हम बात करें, तो मेंस मैंने आपको बताया कि लिखित फॉर्मेट में होगा, उत्तर आपको लिखने होंगे वहां पर। ठीक है, और यहां पर निगेटिव मार्किंग भैया नहीं होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इसके 2 पेपर होंगे। कितने? 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या होगा? सामान्य हिंदी और निबंध होगा। ठीक है भाई, इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा, 100 नंबर का होगा पहला प्रश्न पत्र। अब ये मत कहिएगा कि दोनों एक में मिला के होगा, नहीं, दोनों प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइम पर होंगे। हो सकता है एक ही दिन में सुबह शाम में ले लिया जाए, या हो सकता है 2 दिन में लिया जाए। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, मतलब जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका होगा। कितना घंटा? 3 घंटा उसके लिए मिलेगा, और वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 300। दोनों मिला के आपका कितना नंबर हो जाएगा भाई? 400 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ओके है। अब आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी, जो पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है भाई। आप किसी भी विषय के हो, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, ये आपको लिखना ही लिखना है। क्या क्या होगा भाई? देखिए, इसमें जो है 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 2 खंड होंगे। 2 खंड कौन कौन से होंगे? पहला खंड जो होगा उसमें अपठित गद्यांश आएगा और ग्रामर का पार्ट आएगा। ग्रामर के पार्ट में ये सारी चीजें यहां पर आपको दी गई हैं, ठीक है ना। ये ग्रामर के पार्ट होंगे और आपका एक अपठित गद्यांश होगा। ये कितने अंक के होंगे दोनों मिला के भाई? ये प्रथम खंड जो होगा ये 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। दूसरा खंड भी कितने नंबर का? 50 नंबर का। और आपने देखा कि अभी जो हिंदी वाला होगा, सामान्य, ये प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी का होगा वो क्या होगा भाई? वो 100 नंबर का है। तो दोनों मिला के देखिए 50-50 कितने हो गए? 100 नंबर के हो गई है। ठीक है, ओके है। चलिए, जो दूसरा खंड होगा 50 नंबर का, वो निबंध का होगा। इनमें से कोई भी एक निबंध, यही टॉपिक है, इन्हीं में से कोई भी एक निबंध आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्द? 1000 शब्दों में आपको लिखना होगा। टोटल 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए होगा भाई, कॉमन है। सामान्य हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र जो है ये कॉमन रहेगा। आगे देखते हैं।
अगला आपका जो है दूसरा प्रश्न पत्र जो है, जो आपके वैकल्पिक विषय से संबंधित है, उसको देखिए कि इसमें कितने कितने क्या क्या कैसे कैसे है। ये आपको मैंने पहले बताया कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। कितने नंबर का भाई, 300 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। 300 नंबर में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये जो आपका सेकेंड पेपर है वैकल्पिक विषय वाला आपका, उसके 3 खंड होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला खंड जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय का होगा, दूसरा खंड होगा लघु का होगा, और तीसरा खंड अति लघु उत्तरीय का होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। आइए देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे खंड ए में, मतलब पहले खंड में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे भाई, 5 प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है वो 250 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 250 शब्दों में लिखना है। अब 5 प्रश्न हैं तो एक प्रश्न कितने नंबर का, 25 नंबर का। एक प्रश्न 25 नंबर का, तो 5 प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, 25 पंजे 125 नंबर का। कितने नंबर का भाई, 125। तो जो आपका बड़े वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 250 शब्द वाले जो हैं वो कितने नंबर के हैं, 125 नंबर के हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कितने शब्द में, 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में लिखना है भाई। कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न। कितने प्रश्न, 5। एक प्रश्न कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो 5 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे, तो 15 पच्चीस 75। कितने नंबर के, 75 नंबर के हो गए। ओके, तो अब ये 125 ये और 75 ये, तो ये 200 नंबर हो गए। कितने हो गए भाई, 200 हो गए इतने। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय है तो कितने शब्दों में उत्तर लिखेंगे भाई, 50 शब्दों में। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। ऐसा इसलिए आपको अभी से जानना जरूरी है क्योंकि आप जो भी अभ्यास करेंगे वो इसी के आधार पर करेंगे। लेखन का अभ्यास जो भी करेंगे इसी के आधार पर आपको करना है। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, 10 होंगे भाई। कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो 10 प्रश्न कितने नंबर का, तो 10 दहा में 100 नंबर का। ठीक है, तो 200 यहां हो गए थे और 100 यहां, कितने हो गए टोटल, 300 नंबर का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हो गया, मतलब आपके वैकल्पिक विषय वाला हो गया। तो आपके 300 नंबर का वैकल्पिक विषय, 100 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी से संबंधित था, टोटल आपके 400 नंबर का मेंस हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले बताया गया है कि ये कितना घंटा आपको मिलेगा, 3 घंटा समय इसके लिए आपको मिलेगा और 2 घंटा आपके हिंदी वाले के लिए है। तो टोटल 400 नंबर में आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, तो यहीं से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है भाई। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये पूरी जानकारी आपको एकदम बेहतर लगी होगी। पहले बताया गया कि पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम परिवार है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, उसे जाकर के ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आती रहती है उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है, व्हाट्सअप परिवार है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।